नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद तरुण में। यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाती है साइंस की, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे अभी आपका ALP है, NTPC है, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, या जो भी आपके एग्जाम है उन सभी भर्ती की, चाहे वो रेलवे की हमने बात की, चाहे SSC की बात करें, चाहे किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें, साइंस आजकल आपने देखा होगा उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पहले शायद नहीं पूछे जाते होंगे, लेकिन अब उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तैयारी आपकी फुल प्रूफ होनी चाहिए। इसलिए साइंस को अब आप छोटा ना माने, उसे पूरे तरीके से पढ़ें। जैसे कि मैं बात करूं आपसे ग्रुप डी की, ग्रुप डी में भैया जो आपके साइंस की क्वेश्चन है उसके न्यूमेरिकल का एक अच्छा खासा रोल है। एनटीपीसी में आपके साइंस क्वेश्चन का बहुत अच्छा खासा रोल है। एएलपी की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, इन सभी में साइंस के क्वेश्चन का खूब बोलबाला है। और अगर इसमें आपने मेहनत कर ली, इनको अच्छे तरीके से कर लिया, सबसे इजी मार्क्स पाना आपका साइंस में ही हो जाता है। तो साइंस की तैयारी आपको फुल प्रूफ तरीके से करनी है। उसी तैयारी को आपकी एनहेंस करने के लिए हमने ये स्टार्ट की है आपके लिए प्रैक्टिस की सीरीज है आपके लिए, जहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। इसी में आज की श्रृंखला में देखते हैं बच्चे, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इन्हें आज हम करके देखेंगे कि इनके हमारे आंसर क्या होंगे और किस तरीके से हम इन्हें करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है पहला। और क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या कह रहा है कि फ्री फॉल कब पॉसिबल होगा? निर्बाध गिरावट केवल तभी संभव है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको इसमें। ऑप्शन ए है जब एटमॉस्फेयर हो, जब वायु हो, भाई वायु है इसका मतलब एटमॉस्फेयर, ये तो एक ही हो गए, क्या समंदर में, या फिर वैक्यूम में यानी निर्बाध में। ठीक है, तो निर्बाध की बात करें, याद रखना फ्री फॉल का पहले तो मतलब क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब होता है, निर्बाध गिरावट का मतलब होता है कि जब वस्तु पर जब वस्तु पर जब वस्तु पर केवल गुरुत्वीय त्वरण काम करे, गुरुत्वीय त्वरण काम करे, त्वरण काम कर रहा हो, या केवल गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं निर्बाध गिरावट यानी फ्री फॉल। लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बात करें, जहां पर हवा है, एयर है, वहां पर कोई भी वस्तु नीचे की तरफ गिरती है तो उस पर क्या होता है, उस पर जो एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हवा के कण हैं, हवा के जो पार्टिकल हैं, ये कोई मान लो बॉल है, नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ काम कर रहा है इस पर mg, जो कौन सा बल है भाई? गुरुत्वीय बल है। लेकिन ये हवा है, ये हवा भी इस पे क्या लगाएगी? एक फ्रिक्शन लगाएगी, एक रुकावट लगाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्री फॉल नहीं माना जाता। तो फ्री फॉल के लिए क्या होना चाहिए बच्चे? वैक्यूम की कंडीशन होनी चाहिए, निर्बाध होना चाहिए, जिससे कि वो बिना किसी रुकावट के नीचे की तरफ गिर सके। तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन है आपका पहले नंबर का। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चे? दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का वजन 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन होगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट, देखो यहां पर वेट बोला गया है, यहां पर आपसे वेट बोला गया है। तो वेट में क्या आ जाएगा बच्चे? वेट की बात की है, याद रखना वेट की बात करिए, और वेट का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। पहली बात, यहां भी क्या दिया गया? न्यूटन दिया हुआ है। और वेट किसके बराबर होता है बच्चे? वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी द्रव्यमान इंटू में क्या होता है आपका? गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब यहां पर क्या दे रखा है आपको? ये वेट इसका 60 न्यूटन दे रखा है पृथ्वी पर। ठीक है, कहां पर? अर्थ पर 60 न्यूटन दे रखा है। अगर हम मून की बात करेंगे तो बच्चे मून पे जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6 होती है। तो इसी में क्या करना पड़ेगा आपको? 60 में 1/6 से गुणा करोगे, 6 से भाग दिया, आंसर आ गया 10। तो ये 10 न्यूटन क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन वेट हो जाएगा। जिस बॉडी का वेट पृथ्वी पर 60 न्यूटन का था, उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। यानी यहां पर जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश द्वारा दिया गया था। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाय, ठीक है, ग्रेविटेशन का जो लॉ है जिसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है आपको दिया रखा है गैलीलियो गैलीली, दूसरा ऑप्शन है आपको आइजैक न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है एल्बर्ट आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन है आपका चार्ल्स डार्विन। अगर बात करें आपसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका है वो दिया गया है आइजैक न्यूटन द्वारा, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा बच्चे? बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, आपकी जो विभिन्न परीक्षाएं हैं इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है उसमें कोई न्यूमेरिकल हो, छोटा मोटा हो, बड़ा भी हो, कैसा भी हो सकता है। हो सकता है आपसे लॉ के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाए, हो सकता है उसके यूज के बारे में पूछ लिया जाए। तो भाई क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, तो आपकी तैयारी भी हर टाइप से होनी चाहिए, चाहे न्यूमेरिकल की हो, चाहे थ्योरी की हो, चाहे उसके कंसेप्ट की हो। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 4, गुरुत्वाकर्षण बल को किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है? ग्रेविटेशन फोर्स इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किन के बीच में ये आकर्षण होता है? यहां पर पूछा गया है किन के बीच में आकर्षण होता है। तो भाई जो यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया गया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या बोला है? इज डिफाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में लगेगा? दो बॉडी के बीच में लगेगा। जो दो बॉडी हैं, एक का द्रव्यमान मान लिया m1 है, एक का द्रव्यमान मान लिया m2 है, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो यहां पर जो मास है, जो द्रव्यमान है वो किसी वस्तु का, उसके बिहाफ पर बोला जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर दो चार्ज के बीच में पूछता आपसे, दो आवेश के बारे में पूछता है, तो यहां पर जो इसका आंसर होगा वो कूलम्स का नियम हो जाएगा, वो कूलम्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो कूलम्स लॉ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। किसके बीच में है बच्चे? ये मास के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मांड में सब प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब वो कैसा होता है? इनवर्स होता है। तो बच्चे यहां पर देखो, इनवर्स किसके है? इनवर्स दूरी के स्क्वायर के है। किसके है? दूरी के इनवर्स के है। तो दूरी हमें कहां दे रखी थी? दूरी हमें दे रखी है यहां पर देयर डिस्टेंस, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स पूछा है। तो इन दोनों का रिलेशन कैसा है? फोर्स का और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 6, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता। मतलब जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किस चीज पर, किस बात पर निर्भर नहीं करता है? पहला दे रखा है आपको डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की दूरी। भाई बिल्कुल करता है। फॉर्मूला हमारा क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई दूरी पर तो डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमान का उत्पाद। भाई इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो मिलेगा, तो इसका मतलब इस पर डिपेंड है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये रहा भाई कैपिटल जी, इस पर भी डिपेंड है। सम ऑफ देयर मासेस, उनके द्रव्यमान का योग। भाई द्रव्यमान के योग के बराबर नहीं है, उनके गुणनफल के बराबर है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि डज नॉट डिपेंड। क्या पूछा गया था? डज नॉट डिपेंड ऑन। तो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी तीनों ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर बल है? भाई कमजोर बल की बात की है, तो यहां पर जो सबसे कमजोर बल होता है, जो वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स, वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। और बात रही सी ऑप्शन की, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा, द्रव्यमान दे रखा है, मास, ये कोई बल है ही नहीं। तो सबसे कम कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8,
क्या कह रहा है कि जब दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन आएगा। मतलब एक वस्तु है, ठीक है, दोनों में से क्या क्या है, दोनों में से एक का द्रव्यमान, हमने फॉर्मूला बताया कि F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें मान लिया कि पहली वाली वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, दुगना हो गया, तो m1 ये हो गया, m2 ये है, अपॉन में r2 है। तो इसमें और इसमें किसका फर्क आया, ये दो का फर्क आ गया, यानी क्या हो गया, इसमें बल दुगना हो जाएगा, इसमें बल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्या बोला है, जब दो वस्तुओं में से एक का, दो वस्तुओं में से एक का अगर वो वस्तुओं का ही कर देता तो दोनों का ही डबल होता, यहां भी दो आता और यहां भी दो आता, और दो गुणे दो हमारा 4 गुना बल हो जाता। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 9। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। अब यहां पर क्या बोला है, दो वस्तुओं का, ठीक है, जो वहां पर नहीं था अब वो यहां पर हो गया। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, जी पहली वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया, इसका 3 गुना और इसका भी 3 गुना, बटे में क्या आ गया आपका आर स्क्वायर। 3 और 3 का गुणा किया, कितना आ गया बच्चे, 9 आ गया। यानी कि इस कंडीशन में जो बल है वो बल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। भाई जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये किसके बीच में अप्लाई होता है, तो इसमें बोला गया पूरे ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में उसके मास के यानी कि उसके द्रव्यमान की वजह से जो बल लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, वही क्या है आपका यूनिवर्सल लॉ है, किसका, ग्रेविटेशन का। तो इसका मतलब क्या है, क्या वो सूर्य और प्लेनेट के बीच में लगेगा, क्या वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगेगा, क्या वो पृथ्वी और मून के बीच में लगेगा, या फिर कोई भी जोड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट का। तो भाई इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि वो किन्हीं दो वस्तुओं, जरूरी नहीं है कि उसके लिए सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो या कोई और ग्रह हो, कोई भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो बताया गया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में आता है। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहा जाता है। वही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 मैंने बोल दिया था, डिस्टेंस को r माना था, यहां पर डिस्टेंस को d मान लिया है और इसको कैपिटल M और इसको छोटा m मान लिया है। यहां पूछा गया है कि जो कैपिटल G है ये क्या है, तो बच्चे कैपिटल G की बात करें, कैपिटल G आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी इसका ए ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। बात करें इसकी वैल्यू की, तो कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, वैल्यू याद रखना, कैपिटल G जो आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पहली बात, इसमें टर्म एक जुड़ गया, ये कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, ये स्थिर रहता है, ये कभी परिवर्तित नहीं होता पूरे ब्रह्मांड में, सेम वैल्यू रहेगी, कभी घटेगी बढ़ेगी नहीं। अब इसकी यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। यहां से आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कहां होती है, हमारे अर्थ के सरफेस पे, और ये परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होते हैं, डिपेंड करेगा कि आप कितनी हाइट पर जा रहे हो, मतलब आपकी हाइट चेंज होगी तो इसमें भी क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, या एक भी गलत हो सकता है। तो पहला दे रखा है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जी जो होता है वो तो कांस्टेंट है, स्थिर है, ये कभी नहीं बदलता, यानी कि ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है,
एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी दो वस्तुओं जिनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है के बीच लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कितना है 26.68 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन है। तो जरा इसको देख लेते हैं। देखो दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो कितना है, पहले इसकी जी की वैल्यू लिखते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 2 किलोग्राम, यानी कि 2 गुणे 2 बटे दूरी कितनी इन दोनों के बीच की 1 मीटर है, तो एक का क्या हो गया स्क्वायर। अब एक के स्क्वायर का फर्क पड़ना नहीं है, 2 गुणे 2 हो गए 4, 4 का गुणा इससे किया तो कितना आएगा, F इज इक्वल टू 7 चौक 28 की 8 हासिल लगी 2, 4 6 24 और 2 26 हासिल लगी 2, 4 6 24 और ये भी कितना आ गया 26। तो 26.68 गुणे में आपका 10 की पावर -11 तो आ ही रहा है न्यूटन में, यानी कि ये भी आपका क्या है, सही है। अगला है सी ऑप्शन, आपसे क्या कह रहा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल प्रयोगशाला में मान्य है। भाई केवल प्रयोगशाला में तो मान्य नहीं है ना, ये केवल प्रयोगशाला में तो मान्य नहीं है। तो प्रयोगशाला में जब मान्य नहीं है तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चे, गलत हो गया। और देखते हैं डी वाला क्या कह रहा है, बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्स होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी केवल क्या है, गलत है। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाले ऑप्शन सारे नहीं होंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्या कह रहा है आपसे कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान उनकी दूरी बदले बिना आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। देखिए यहां पर क्या बोला है, F इज इक्वल टू क्या होता है आपका G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। दूरी सेम है, बस द्रव्यमान क्या किया जा रहा है, द्रव्यमान को आधा कर दिया जा रहा है। तो F इज इक्वल टू G, ये हो गया आधा, गुणे में ये भी हो गया आधा, बटे में क्या है आपका आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G, ये आधा आधा कितना हो गया, नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया आपका m1 m2। यानी जो फोर्स है वो क्या हो गया बच्चे, वो फोर्स 1/4 हो गया। कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी कि यहां पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो रहा है, 1/4 निकल के आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 14। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी बताया था हमारे पृथ्वी के सरफेस पर जो गुरुत्वाकर्षण का जो एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है। अब यहां पर भैया 9.8 तो दो बार दे रखा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्योंकि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख लेंगे तो यहां पर क्या दे रखा है, सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड, और लास्ट में क्या दे रखा है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो भाई सेंटीमीटर तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही सवाल रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसी लग गई, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, एक बार कमेंट में जरूर से बताइएगा। पसंद आया हो तो अपने दोस्तों शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।